मेरी आवाज आ रही है? फेमा में मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले? फुल फॉर्म, ठीक है? फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उससे पहले क्या था? फेरा मैम, 1973। हाँ, तो फेरा में क्या था प्रॉब्लम जो कि फेमा लाना पड़ा? मैम इसमें सिविल ऑफेंस होता था, सॉरी मैम इसमें क्रिमिनल ऑफेंस था, नो कंपाउंडेबल ऑफेंस था मैम। इसमें 5 टाइम सम इन्वॉल्वमेंट था पेनल्टी के लिए, इस वजह से। इन शॉर्ट उसको ड्रैकोनियन एक्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर या किसी ईयर में कि ड्रैकोनियन एक्ट किसको बोलते हैं। तो आपका फेरा को ड्रैकोनियन एक्ट बोलते हैं। ड्रैकोनियन मतलब होता है काफी स्ट्रिक्ट एक्ट, ठीक है? इसके अंदर कोई भी आप ऑफेंस करते हैं तो सीधा आपको इम्प्रिजनमेंट, राइट? इसीलिए अब 1991 के बाद क्या हुआ, उसको थोड़ा लिबरल करने का जरूरत पड़ा, ठीक है? हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था, हमिद मैं आपके लिए रिपीट करवा रही हूँ, जो आपका रिजर्व था वो क्या हो गया था, काफी कम हो गया था, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों को थोड़ा लिबरल होना पड़ा, क्योंकि आगे अगर ऐसा चलता रहता तो फिर हम लोग और बहुत जल्दी एक गरीब देश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए जरूरत पड़ा कि हम उसको लिबरल करें लॉ को। फाइन, तो हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ा फेमा। फेमा क्या है, उसको अब कंट्रोल नहीं करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करेगा, ट्रेड पेमेंट वगैरह उसको फैसिलिटेट करेगा, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको बेहतर बनाएगा। ये सब इसका मेन टारगेट था। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया अप्लीकेबिलिटी, यानी कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है ये। तो सबसे पहले तो होल ऑफ इंडिया में अप्लीकेबल है। यस मैम। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कोई भी, मान लीजिए बाहर का अगर कोई कंपनी अगर यहाँ पे स्टैब्लिश किया हुआ है, इंडिया में स्टैब्लिश किया हुआ है, और उसका कंट्रोल पीआरआई के हाथ में है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के हाथ में है, तो अगेन उसके फेमा क्या अप्लीकेबल होगा? यस मैम। और कॉन्ट्ररी क्या, अगर मान लीजिए बाहर कोई देश, बाहर कहीं कोई कंपनी है और वहां पे अगर पीआरआई के हाथ में कंट्रोल है, तो अगेन उसके ऊपर भी अप्लीकेबल होगा। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, पीआरआई एक टर्म हम लोग का यहाँ पे आया, व्हाट इज पीआरआई? दैट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जब वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज तक अगर रहा है इंडिया में। समझ आ रहा है रवि? यस मैम। 182 डेज तक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर रहा है, तो वो कहलाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसके अलावा अगर आप किसी पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, वोकेशन पर्पज से, अगर आप वोकेशन मतलब प्रोफेशन में बोलती हूँ ज्यादा क्लियरिटी के लिए, प्रोफेशन के पर्पज से अगर आप बाहर चले गए हैं और वहां पे आपका इरादा बसने का ही है, वापस आने का नहीं है, तो वैसे बंदों को देश निकाला मतलब सिटीजनशिप उसको नहीं मिलता है, वो PROI कहला जाता है, ठीक है? यानी वो सिटीजन इंडिया का नहीं रहा। फाइन। अब मान लीजिए ऑन कॉन्ट्ररी, अगर बाहर के कोई लोग अगर आते हैं परमानेंटली यहाँ बसने के लिए, तो अगेन अगर वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाला जो कंडीशन है 182 डेज वाला वो पूरा करता है, तो हम उसको PRI का दर्जा दे देते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो जनरल क्या होता है, हम लोग इंडियन सिटीजन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, किसी पर्पज से गए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट वीजा पे गए, MBA के मान लीजिए किसी पर्पज से गए, वहां किए और वापस आ जाएंगे, ठीक है? तो उस कंडीशन में आप PRI ही कहलाएंगे, क्योंकि वो आप पर्पस पूरा होगा तो फिर आप वापस आ जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप वर्क वीजा पे गए, अगेन पर्पस पूरा हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे, है ना? तो भी आप PRI कहलाएंगे। तो ये सब है PRI का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा और क्या बताया गया था? प्रोविजंस बताया गया था, ठीक है? प्रोविजंस में मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी RBI का गाइडलाइन है, ठीक है, उससे ज्यादा आप ना फॉरेन करेंसी रख सकते हैं। उसमें लिमिट क्या है फॉरेन करेंसी का? 2000 US डॉलर। $2000। इसमें मैंने ये भी आप लोगों को थोड़ा पॉइंट हाईलाइट करवाया कि $डॉलर है, ठीक है? डॉलर आपका बहुत जगह अलग अलग करेंसी, मतलब डॉलर बहुत कंट्री का करेंसी है, जैसे आपका सिंगापुर का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, लेकिन वो सब हम कंसिडर नहीं करेंगे। $डॉलर के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है, उतना तक ही आप होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है? ये बताया गया था। इसके अलावा और बताया गया था आप लोगों को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट मैम, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस, जो भी RBI में आपका लिमिट दिया हुआ है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन उस लिमिट के अंदर आप कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जितना भी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, जिससे हमारे कंट्री का P&L अकाउंट अल्टर करता है, तो वो करंट अकाउंट के कैटेगरी में आ जाएगा।
अब कैपिटल अकाउंट अगर एसेट और लायबिलिटी कंट्री का अल्टर होता है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, अलाउड है सेल करना, ड्रॉ करना, बशर्ते जो लिमिट है आप वो लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं जो आरबीआई स्पेसिफाई की है। और इसके अलावा क्या प्रोविजन है फीमा का कि जो भी आप डील करेंगे वो आप इंश्योर करिए कि ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही आप करेंगे। कोई भी पीआरआई और पीआरओआई ना पेमेंट कर सकता है, ना उसको उधार दे सकता है, ना ही कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर सकता है, ना कोई एसेट होल्ड कर सकता है। जितना लिमिट आरबीआई जो दी है उससे आगे ये तीनों में से कोई काम नहीं कर सकता। और अगर डील करेगा तो ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही करेगा। हामिद रवि क्लियर हो रहा है? यस मैम। अब बात आती है कि ऑथराइज पर्सन कौन है। तो ऑथराइज पर्सन को आरबीआई अपॉइंट करती है। जो हमारे कंट्री में है ऑथराइज पर्सन वो मनी चेंजर को दिया गया है, ऑथराइज Yes, ma'am, डीलर dealer. है, और सोर बैंकिंग को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बातें, और कुछ बताया था मैंने? नो मैम, इसी सारे पॉइंट को प्रोविजन जितना था उसी को आपने डिस्कस किया था मैम। और कोई पॉइंट नहीं बच रहा? नो मैम। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट को मैंने डिटेल में पढ़ाया है लास्ट क्लास में हामिद, इतना आप कवर कर लेंगे, ये इसका की पॉइंट है। इतने को तो आपको ध्यान देना ही देना है, प्रोविजन, एग्जेम्पशन और आपका डेफिनेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस। जो आप ये भेजे थे स्वाति असाइनमेंट, उसमें भी क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन फेरा और फेमस है, ठीक है। डिफरेंस पूछा गया है, और एक और क्या था, कोई स्टेटमेंट था कि रिस्ट्रिक्शन अंडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीआई, ये ट्रू है या फॉल्स? यस मैम। 2 क्वेश्चन फेरा फेमस से आया हुआ है, ठीक है। और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग स्विच करते हैं, वो है आप लोगों का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। अगेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। मैं अभी बता दूं, नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को हम लोग करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब सबके सामने है पेज मैम, पेज नंबर इंडस्ट्रियल पॉलिसी का है 141। मॉड्यूल रवि है आपके पास? यस मैम। मॉड्यूल निकाल के रखिए और मैं फटाफट समझाते चली जाती हूँ, आप समझते चले जाइए। तीनों के पास है मॉड्यूल? यस मैम। नो मैम, बस नहीं है मैम। क्यों, क्या हुआ आपका मॉड्यूल नहीं मिला है? मेरे पास नहीं है मैम। अच्छा कोई बात नहीं, तो मिला है मैम, कोई बात नहीं, कोई बात अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। की नोट्स आप फटाफट लिखते चले जाइए, मैं बहुत स्लो जाऊंगी। देखिए हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो आप लोगों का लेसन 9 है, ठीक है। अब बात आती है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता क्या है ये हम लोग को जानना है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। क्या चीज है? इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है? ये डॉक्यूमेंट का काम है जो भी हम लोगों का इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो या कंट्री में किसी भी चीज का डेवलपमेंट हो, वो कैसे करेंगे वो चीज उसमें रिटन रहता है। और ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो प्रिपेयर्ड बाय डॉक्यूमेंट। मेरी आवाज आ रही है? मैम हाँ मैम नेटवर्क इशू आ गया था। 1 मिनट, अभी ठीक है? यस मैम। एक मिनट। हाँ एक्चुअली कॉल आ गया था ना, इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गया था, मैसेज कर दी। हाँ, तो क्या बात हो रही थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात हो रही थी कि क्या चीज है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो मैंने कहा अब तक कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कहने का मतलब कि ये बनाने वाला कौन? गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ किस चीज के लिए ये फोकस करता है ये डॉक्यूमेंट? ये फोकस करता है कि कौन से एरिया में गवर्नमेंट का रोल होगा या गवर्नमेंट इम्फेसिस करेगी, ठीक है। in which area government will spend and in it also tell the role government is going to play, ठीक है। कौन से एरिया में गवर्नमेंट को फोकस करना है, जैसे देखते होंगे आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि ठीक है इस बार इस 5 ईयर में हमको इंडस्ट्री को फोकस करना है, ठीक है। इस 5 ईयर में हमको पॉवर्टी एलिवेट करना है,
इस 5 ईयर में मेरे को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, ठीक है। यही सब फोकस करने का जिम्मा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है वो उसमें गवर्नमेंट प्लान आउट करती है, इसको कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फाइन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या है। तो सबसे पहला तो आपका जो मेन है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो उतना बेहतर हमारे कंट्री का प्रोग्रेस हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सारे में है एमआरटीपी वगैरह में भी था, क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड, उसको प्रोहिबिट करना। तो इस तरीके का पॉलिसी और प्लान बनाया जाए जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर किसी पर्टिकुलर के हाथ में ना हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, यूटिलाइजेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, यानी जो भी स्कार्स रिसोर्सेज है, ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन की बात हो रही है कि पॉलिसी इस तरीके से बनाए जो कि स्कार्स रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेहतर हो पाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो पाए। कोई एक एरिया मतलब अर्बन एरिया कई बार हम लोग देखते हैं कि वही ग्रो कर रहा है, रूरल एरिया पिछड़ा हुआ है, तो वही चीज हम लोग को इंश्योर करना है कि ये ऐसा ना हो, जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो खत्म हो जाए। रीजनल डिस्पैरिटी कहने का मतलब जो रीजनल डिफरेंस होता है वो ना हो, ठीक है, यानी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। इजी लैंग्वेज, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए। फाइन। अब आइए एंटरप्रेन्योरशिप नेशन में ये प्रमोट करने का जिम्मा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, ठीक है। तो ये सारे चीज पे फोकस करना है। अब आ जाइए सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सा बना था। तो सबसे पहला 47 में आजादी, 48 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गया था, ठीक है। बाकी मॉड्यूल में आपके देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, 10 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल देख रहे हैं, पहला है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंड है इंश्योर दैट स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द नेशन शुड बी यूटिलाइज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जो स्कार्स रिसोर्स का यूटिलाइजेशन वो हमेशा इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हो, ना कि इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट हो। फाइन। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात हुई है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे, इट गिव इनफ पावर इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द इंडस्ट्री, यानी गवर्नमेंट को उतना पावर दिया गया है ताकि वो इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाए, ठीक है। इट चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड, ये तो हम लोग डिस्कशन कर ही लिए। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात हुई, ये भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। 7th पॉइंट में बात हो रहा है, क्लियरली डिमार्केट द एरिया that where government will invest and where private sector will invest, as well as it says that how government will regulate the industry। कहने का मतलब आप देखते होंगे इंडस्ट्री प्राइवेट के हाथ में कौन रहेगा, रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा, ये सब डिसीजन भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ही लिया जाता है, ठीक है। अब है रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में, शुरू से गवर्नमेंट के हाथ में ही रेलवे था, लेकिन मैक्सिमम इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथ में था। अभी हम लोग देखेंगे जब एक एक करके सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी हर एक ईयर का देखेंगे कैसे कैसे पास हुआ और कैसे कैसे चेंज आया, कैसे प्राइवेटाइज किया गया सबको। लेकिन ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ही मेन इसमें ग्राफ किया जाता है कि कौन से सेक्टर को हम प्राइवेट के हाथ में देंगे, कौन से सेक्टर को हम गवर्नमेंट के हाथ में देंगे, और गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होगा वो सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मेंशन रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी फ्लाइट, यहाँ पे फ्लाइट लिखा है, फाइट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज इट लुक्स आफ्टर दैट जुवेलियन इंडियन इंडस्ट्री गॉट इनफ प्रोटेक्शन फ्रॉम मल्टीनेशनल, ठीक है। जुवेलियन मतलब जो भी, जुवेलियन किसको कहते हैं, एज बिटवीन टीनेजर को मैम, हाँ 18 से नीचे जिसको यस मैम, ठीक है। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री के संदर्भ में बात हो रही है, यानी जो अभी अभी इंडस्ट्री कोई ग्रो कर रही है, या हमारे कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो मल्टीनेशनल के दबाव में आकर के या दब करके वो ना रह जाए, ठीक है। उसके लिए इंश्योर कर रही है कि प्रॉपर, इसीलिए ना सब्सिडीज दिया जाता है, सर्टेन रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, ताकि कुछ लाइसेंस वगैरह में छूट मिलता है, रजिस्ट्रेशन में छूट मिलता है, ताकि वो सबका भी ग्रोथ हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये भी इंश्योर करना इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, इसको फोकस करना, ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका, इट गिव्स डायरेक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that to which industry they have to lend liberally and where they have to restrict the availability of finance, ठीक है। ये इवन इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारा, जैसे आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई है, ये सब इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो आप देखते होंगे प्राइमरी लेंडिंग वाले का लिस्ट अलग होता है, कि हम लोग इन सबको सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, ये सब लोग आएंगे तो इसमें थोड़ा लिबरल पॉलिसी अप्लाई करेंगे, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे। समझ आ रहा है स्वाति? yes,
ठीक है। लास्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि हम सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे ताकि वो लोग का भी अपलिफ्टमेंट हो। प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का कैटेगरी ही अलग होता है, तो वो लोग को बैंक का अलग नियम कानून रहता है उन सारे इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, ये सब भी इंश्योर करना कि बेहतर हो पाए, ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये सारे पॉइंट्स को, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को रखा जाता है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं 48 में। 48 का की पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट कि ये एक मिक्स इकोनॉमी को फोकस किया। ठीक है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पेव्ड द पाथ फॉर मिक्स इकोनॉमी फॉर द नेशन। ठीक है, दूसरा ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के एग्जिस्टेंस को फोकस किया या एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी। फाइन, लेकिन दोनों का रोल तो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों का, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें प्रोग्रेसिव रोल हमेशा स्टेट का है। स्टेट यानी एक्सप्लेन क्या है स्टेट का मतलब? लोकल पंचायत और सब आ जाएगा, सारी अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल पंचायत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेट मतलब क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, इन्हीं लोगों के हाथ में मेन पावर रहेगा, डोमिनेंट नेचर इन लोगों का होगा, ये कहने का मतलब है। यानी तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोग्रेसिव रोल किसका होगा? स्टेट का। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट किए इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ये अगर पूछा जाए स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को यहाँ पे फोकस किया गया है, तो यस, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को भी यहाँ फोकस किया गया, इसके डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे फोकस किया गया। नेक्स्ट इसमें बात हुई है फॉरेन कैपिटल की। ठीक है, फॉरेन कैपिटल का रोल तो एम्फेसाइज हुआ है, लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, फॉरेन कैपिटल तो आए, लेकिन स्ट्रिक्ट नियम कानून, ज्यादा फॉरेन कैपिटल अलाउड नहीं है, क्योंकि उस टाइम में डर था कि इतने साल के बाद हम लोग आजाद हुए हैं तो फिर से कहीं गुलामी ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए वहां पे उस पोजीशन पे कोई भी रहते तो फॉरेन एक्सचेंज का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था वहां। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। और इसके अलावा 4 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को बांटा गया है। ठीक है, 4 कैटेगरीज में इंडस्ट्री को बांटा गया है। पहला कैटेगरी में वैसी इंडस्ट्री आएगी जिसका कंप्लीट मोनोपोली होगा स्टेट का। ठीक है, तो इसमें इस कैटेगरी में कैसी इंडस्ट्री? जैसे आपका आर्म एंड एम्यूनेशन हुआ, आर्म्स वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री, ऑटोमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सारा हो गया आपका मोनोपोली ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट कैटेगरी में वैसी इंडस्ट्री जिसमें मोनोपोली स्टेट का हो। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। रवि? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी industries where state had a monopoly. 3 industry were put under this category. These were arm and ammunition, atomic energy and rail transport. ये हो गया पहला कैटेगरी। अब चलिए चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरी क्या बोल रहा है? न्यू इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट। इस बात को समझिएगा, इस इंडस्ट्री में 6 कैटेगरी है। ठीक है, इस कैटेगरी में 6 इंडस्ट्री है। ठीक है, तो 6 इंडस्ट्री में कौन कौन? कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट। इतना नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ लीजिए जितना हेवी है, ये सब हेवी इंडस्ट्री है ना। आयरन एंड स्टील हो गया, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन हो गया। इन सारे इंडस्ट्री में क्या बोला गया? जो एग्जिस्टिंग सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया जितना भी कंपनी बनेगा इस सारे सेक्टर में, ये सारे इंडस्ट्रीज में, तो वो गवर्नमेंट ही बनाएगी। ये हुआ सेकेंड कैटेगरी। ठीक है, however existing private sector were allowed to continue for 10 years, after which the government could review the situation and acquire any undertaking. लास्ट लाइन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर में है वो अभी अलाउड है, लेकिन 10 साल के बाद उसके पोजीशन को देखने के बाद, कंपनी के सिचुएशन को देखने के बाद गवर्नमेंट इसको एक्वायर कर सकती है। ये हो गया न्यू इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट। एक और लाइन इसमें ऐड नहीं किया गया है, बेसिकली ये बात बोला जा रहा है इसमें कि जो न्यू अंडरटेकिंग है वो प्राइवेट में अब नहीं जाएगा। जो पहले से है प्राइवेट, चलो ठीक है, उसका हम रिव्यू करेंगे, अगर अच्छा पोजीशन है तो ठीक है चलने देंगे, नहीं तो फिर हम लोग एक्वायर कर लेंगे, यानी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। ठीक है, लेकिन अब जितनी भी कंपनी आएगी ये सारे सेक्टर में, कोई भी प्राइवेट के हाथ में नहीं होगा, अब गवर्नमेंट के हाथ में ही न्यू अंडरटेकिंग होगा। आगे बात समझ में? सेकंड कैटेगरी डन। अब चलिए द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें क्या बोल रहा है? दीज इंडस्ट्री वेयर टू बी रेगुलेटेड एंड डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट। सम ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वेयर
ये सारा नाम दिया हुआ है, आपको बस 2-3 ही नाम याद रखना है। ऑटोमोबाइल हो गया, हेवी केमिकल हो गया, हेवी मशीनरी हो गया, मशीन टूल्स, तो ये सब में क्या बोला है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और बचा खुचा जो है वो लास्ट में आप देख रहे होंगे, इंडस्ट्री ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ठीक है प्राइवेट और पब्लिक दोनों रोल में था, लेकिन प्राइवेट को उतना पावर नहीं दिया गया था। सारा पावर गवर्नमेंट अपने ही हाथ में रख रखी थी, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री मेन ग्रोथ का ये काम करती है कंट्री में। ठीक है, स्टैटिस्टिक वो जो आपका मेन जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री होती है वो सब गवर्नमेंट अपने हाथ में रखी हुई थी, क्योंकि 48 के टाइम में मानना था कि गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी तो बेहतर काम होगा वो सारे इंडस्ट्री का। ठीक है, यस मैम। आपका 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये सब पे फोकस किया गया उस टाइम। 48 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। नो मैम। आई वांट यू टू रिपीट रवि, क्या समझे 48? यस मैम। क्या समझे आप? वही मैम, गवर्नमेंट स्टेट। कोशिश करिए, गवर्नमेंट स्टेट क्या, प्रोग्रेसिव रोल स्टेट के हाथ में है। और हामिद यस मैम। बताइए। मैम वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलेगा और एक्सेप्टेड मैम पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर होगा मैम। ये और प्रोग्रेसिव रोल ऑफ स्टेट मैम ज्यादा रहेगा, वेरी गुड। वही करेगा। और आल्सो एक्सेप्टेड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज मैम, वो तो मैम डेवलपमेंट के लिए फोकस लोकल करेगा रिसोर्स। मेन पावर प्रोग्रेसिव स्टेट का मैम, यही सब है। 4 कैटेगरी जिसमें मोनोपोली फर्स्ट वाले में, जिसमें आर्म्स और एनर्जी, एटम एनर्जी, ये सब पे फोकस किया गया है मैम। रेलवे ट्रांसपोर्ट वगैरह पे। फिर सेकेंड है न्यू इन्वेस्टमेंट बाय द स्टेट, इसमें 6 कैटेगरी जैसे कि शिप बिल्डिंग ये सब आ जाता है मैम, एयरक्राफ्ट वगैरह। फिर थर्ड होगा जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा, लास्ट जो रिमाइंडर है यस वो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर। यस वेरी गुड। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 56 की तरफ। देखिए एग्जाम में आपको, देखिए अगर आप पेज पलटा के थोड़ा देख लें, अगर ओवरव्यू कर लें, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या क्या है। 48, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कितनी है 48, उसके बाद है 56, उसके बाद आप देख रहे होंगे 70, 73, 75, ये सब लाइसेंसिंग पॉलिसी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसके बाद आ गया 77, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 48, 56, 77, फाइन। उसके बाद आ रहा है 80 और लास्ट में है 91, यानी कितना हुआ 48, 56, 77, 80, 91, 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है? 48 थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, लेकिन 56 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था। यस मैम। 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद आप ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? मैम डीपीएसपी ना, डीपीएसपी किस लिए फ्रेम हुआ है डीपीएसपी? जस्टिसेबल राइट कौन? मैम ये गाइडलाइन है, जो भी कोई नया भी लॉ वगैरह जो भी होगा तो गाइडलाइन मैं इसके अंदर। सुनना चाह रही थी। यस, ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन है। तो अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 में जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए 56 को हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है कि कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस मैम। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सिर्फ रीड आउट कर लेंगे बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट होगा 1991। डिस्कशन हम लोग सारा करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपको फोकस करना है 48, 56 और 1991। सबसे ज्यादा फोकस करना है 56 और 91। फाइन, ये आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है।
और उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी खत्म किया जाए। अब आइए 56 में पहला पॉइंट आप देख लिए, यहाँ पे क्या है, वहां पे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को फोकस कर रहे थे, और यहाँ पे लेट डाउन एम्फेसिस ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोशलिस्टिक पैटर्न है। दूसरा कि ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जो ऊपर हम लोग देखे वो उसके कंपैरिजन ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, यानी ज्यादा ब्रॉड करके और ज्यादा बड़ा करके इसको दिया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे, इट इज गाइडेड बाय डीपीएसपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आ गया। Yes, फिर ma'am. the 1956 industrial policy was considered to be economic constitution of India, आ गया। Yes, ma'am. अब देखिए 1980 policy statement paid the highest tribute when it stated that industrial policy announcement of 1956 fact reflect the value system of our country and has shown conclusively the merit of constructive flexibility. This is not important. अब सीधा आ जाइए ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ भी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किए हैं। पहला देखिए टू स्पेंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइवेट पब्लिक दोनों का पार्टिसिपेशन है, लेकिन जब कैटेगराइजेशन पे हम लोग पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे कि यहाँ भी पब्लिक सेक्टर को ही एक्सपेंड करने की बात हुई है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है डेवलप हेवी एंड मशीन इंडस्ट्री, यहाँ पे भी हम लोग मशीन और हेवी इंडस्ट्री को ही डेवलप करने का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड, ये तो हर जगह आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है डिसइक्विलिब्रियम को रिड्यूस करना, रिड्यूस द डिसइक्विलिब्रियम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर को भी एस्टैब्लिश करने की बात यहाँ पे हुई है। फिर कॉटेज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी हम लोगों को एक्सपेंड करना है 56 में। Yes, ma'am. और फिर नेक्स्ट जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है वो पॉइंट यहाँ भी आ गया कि हम लोग इसमें इस पॉलिसी को हम इस तरीके से बनाएंगे जो कि एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसी वजह से क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जगह बात हो रही है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की, लेकिन आप डेवलपमेंट ज्यादा फोकस कर रहे हैं हैवी मशीनरी वाले इंडस्ट्रीज का, दिख पा रहे हैं आप, Yes, ठीक है। ma'am. क्रिटिसिज्म भी होता है सारे पॉलिसी के बाद, क्रिटिसिज्म दो आप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद क्रिटिसिज्म भी ऐड होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो दिया हुआ है वही पढ़ेंगे। 1956 में देखिए फीचर क्या है, अगेन इसमें कैटेगराइजेशन किया गया है। वहां पे था 4 कैटेगरीज, यहाँ पे 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में यहाँ शेड्यूल में इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ठीक है। अब देखिए पहले शेड्यूल ए में आपको नंबर भी पता होना चाहिए, 17 इंडस्ट्री है, 17 इंडस्ट्री आ जाएगी शेड्यूल ए में। तो ये 17 इंडस्ट्री के ऊपर किसका कंट्रोल, मोनोपोली ऑफ स्टेट, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में मोनोपोली ऑफ स्टेट। अब आ जाइए मिक्स सेक्टर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, देखिए यहाँ पे भी मिक्स्ड है, लेकिन अगेन प्रोग्रेसिव रोल हमेशा होगा आपका स्टेट का, ठीक है। देखिए यहाँ कितनी इंडस्ट्री वो भी हमको जानना है, 12 इंडस्ट्री। शेड्यूल बी, ठीक है, यहाँ कहीं शेड्यूल बी दिया है, हाँ शेड्यूल बी दिया हुआ है, 12 इंडस्ट्री, ठीक है। Progressively state owned, in which the state will generally take the initiative in establishing new undertaking, जो भी नया अंडरटेकिंग है वो एस्टैब्लिश कौन करेगा, स्टेट, ठीक है। बाकी देखिए एग्जांपल दे रखा है, इतना एग्जांपल आपको जानने की जरूरत नहीं है, रीड आउट कर लीजिए, वेल एंड गुड। 2-3 नाम याद रखिएगा, उससे काफी है, ठीक है। स्टेट would increasingly establish new unit and increase its participation, but would not deny the private sector opportunity to set up unit or expand existing unit, ठीक है। वही वाली बात हो गई कि एग्जिस्टिंग यूनिट जो है वो प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन न्यू अंडरटेकिंग हमेशा होगा आपका पब्लिक के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। फाइन यहाँ तक। और बचा थर्ड कैटेगरी इंडस्ट्री लेफ्ट फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है। जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसके हाथ में आपका हो जाएगा, जितना मतलब इन दोनों के अलावा जो बच गया दैट इज रिमेनिंग इंडस्ट्री। तो इसमें कैटेगराइजेशन नहीं है, 17 और 12 के बाद जो बच गया वो प्राइवेट। इसमें इंडस्ट्री नहीं है मैम, हाँ नहीं, वही तो मैं ऑल बता अदर रिमेनिंग इंडस्ट्री। शेड्यूल 3 है, शेड्यूल ए बी सी, नंबर पूछा जाता है तो यहाँ पे शेड्यूल ए 17, शेड्यूल बी 12 और रिमेनिंग हो जाएगा, ये नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। फाइन, यस मैम। इससे ज्यादा आपको नहीं है 1956 में पढ़ना, रेस्ट आपको रीडिंग दे देना है। फिर लाइसेंसिंग पॉलिसी 1970 है,
ठीक है। लाइसेंसिंग पॉलिसी में क्या है, सर्टेन एग्जाम्पशन, ज्यादा नहीं हो रहा है तो हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ के आप रखेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसा बताइए रवि। यस यस मैम। मेन मुझे रवि से जानना है, क्योंकि बहुत यस दिन मैम, नेक्स्ट क्लास में। ज्वाइन किए हैं, तो आपका आज शकल देखने लायक है। मुझे नहीं पता कि आप कितना ग्रास्प कर पाए हैं, इसीलिए यहाँ मैं पॉज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कम से कम बाकी आप कवर करें, बाद में करें, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज के आज आप कवर कर लीजिएगा 48 और 56, ताकि ये चैप्टर में आप लोग कंटिन्यू रहे। यस मैम। और नो डाउट Yes. जो कंटिन्यू है उनको रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको आप लोग बोलते हैं ना, उससे पता चलता है कि कितना आप लोग समझ पाए, राइट। तो रिसाइट होना जरूरी है, इसीलिए कम से कम इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप लोग आप कम से कम जरूर देख लीजिएगा एक बार। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है।